प्यारे बच्चों, पिछले कई वीडियो में हमने रानी लक्ष्मीबाई के बारे में विस्तार से बताने का प्रयास किया है। अगर आप उन वीडियो को नहीं सुने हैं तो उसे ज़रूर सुने। आपको उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आज की वीडियो में कालपी पर चढ़ाई और अंग्रेजों से भयंकर युद्ध के बारे में आपको हम बताएंगे। कालपी में विद्रोहियों के एकत्रित होने का समाचार जानकर सर ह्यूरोज भी उस पर आक्रमण की तैयारी करने लगे। उन्होंने अपनी सेना का पुनर्संगठन किया, लड़ाई का नया सामान मंगाया और 15 मई को कालपी से 6 मील के फासले पर गुलौली गांव में जा पहुंचे। यमुना के ऊबड़ खाबड़ कगारों पर बना यह किला प्राकृतिक रूप से बहुत ही सुरक्षित था। फिर नगर के बाहर 84 गुंबद नामक किलेबंदी और सुदृढ़ परकोटे ने उसकी और भी मजबूत बना रखा। किले के भीतर सब प्रकार के अस्त्र शस्त्रों तथा गोला बारूद का विशाल भंडारण। यहीं से आसपास के समस्त विद्रोही केंद्रों को युद्ध सामग्री भेजी जाती। उसके भीतर तोप बंदूक ढालने का कारखाना भी था। उसकी मरम्मत के सब औजार इकट्ठे किए गए थे। खाद्य सामग्री का एक बड़ा गोदाम भी यहाँ पर था। कालपी के इस महत्व को अंग्रेज अधिकारी और विद्रोही नेता दोनों ही अच्छी तरह जानते थे। और यहाँ एक शब्द बार बार विद्रोही की आ रही है, क्योंकि हमारे इतिहासकारों ने हमारे क्रांतिकारियों को विद्रोही की संज्ञा दे दी, उन्हें विद्रोही बताया, क्योंकि अंग्रेजी सरकार थी। अंग्रेजी सरकार के विरोध में जो भी खड़ा होता उसे विद्रोही ही बोलना था। लेकिन उसे आप समझिए कि वह विद्रोही नहीं थे, बल्कि वह हमारे क्रांतिकारी लोग थे। इसलिए राव साहब ने इसकी रक्षा के लिए, किले की रक्षा के लिए चारों तरफ विभिन्न सेना दलों को नियुक्त किया था। एक ओर की सेना के अध्यक्ष बांदा के नवाब थे, दूसरी ओर बरेली से आई हुई रोहेलो की पलटन थी, तीसरी ओर बंगाल नेटिव इन्फेंट्री की विद्रोही सेना को रखा गया। रानी लक्ष्मीबाई के साथ लाल वर्दी वाले 250 घुड़सवार स्वतंत्र रूप से उत्तर की तरफ रखे गए थे। तारीख 15 मई को विद्रोहियों के एक दल से अंग्रेजी सेना की मुठभेड़ गुलौली के पास ही हुई। आरंभ में विद्रोही सेना को कुछ सफलता मिली, पर बाद में जब अंग्रेजी सेना की अग्निवर्षा ज्यादा तेज हुई तो वह पीछे हट गई। लक्ष्मीबाई को जब अपनी फौज की पराजय का हाल मालूम हुआ तो वह अपनी लाल वर्दी सेना के साथ युद्ध भूमि की तरफ झपटी और अंग्रेजी फौज पर बंगाल की तरफ से हमला किया। उसकी मार्च से अंग्रेजी सेना में हलचल मच गई। रानी स्वयं घोड़े की लगाम दांतों के बीच दबाए दोनों हाथों से तलवार चलाकर शत्रुओं का सफाया कर। उसकी अभूतपूर्व वीरता को देखकर पीछे हटने वाली विद्रोही सेना को अपनी निर्बलता पर लज्जा आई और वे दूने जोश से अंग्रेजी सेना पर टूट पड़े। अंग्रेजी सेना को संकट में देखकर सर ह्यूरोज और ब्रिगेडियर स्टुअर्ट ने ऊंट सवार फौज के एक दल को साथ लेकर कालपी की फौज पर भयंकर आक्रमण किया। उनकी गोली वर्षा को विद्रोही सेना सहन न कर सकी और पीछे हटकर किले के भीतर चली गई। अब दोनों अंग्रेजी सेनापतियों ने एक एक सेना दल के साथ दोनों तरफ से कालपी पर आक्रमण किया। विद्रोही सेना ने 4-5 दिन मुकाबला किया, पर उनका साहस प्रथम बार ही टूट चुका था। अब कालपी में ठहरना ठीक न समझकर राव साहब और लक्ष्मीबाई कुछ लोगों को साथ लेकर वहां से निकल गए और कुछ दूर जाकर गोपालपुर में ठहरे। 2-4 दिन बाद तात्या टोपे भी, जो कालपी से अपने पिता को देखने चले गए थे, वहां आ पहुंचे और सब मिलकर आगामी कार्यक्रम पर विचार करने लगे। यह एक आश्चर्य की ही बात थी कि झांसी में इधर उधर के सिपाहियों को इकट्ठा करके रानी लक्ष्मीबाई सर ह्यूरोज की सेना का 13 दिन तक अच्छी तरह मुकाबला करती रही। पर कालपी में उससे कहीं अधिक सुशिक्षित सेनाएं और कई राजाओं तथा सरदारों के होने पर भी लड़ाई का फैसला एक दिन में ही हो गया और किले के भीतर भी विद्रोही सेना एक सप्ताह से अधिक न टिक सकी। इसका असली कारण था नेतृत्व का अभाव और अनुभव की कमी। सच पूछा जाए तो कितनी ही विद्रोही टुकड़ियां सेना नहीं थी, वरन केवल भीड़ थी। उनके संचालनकर्ता राजाओं और नवाबों ने कभी युद्ध देखा ही नहीं था। सब आराम की गोद में पले हुए और महलों में गर्म गलीचों पर पैर रखकर चलने वाले थे।
उधर अंग्रेजी सेनापति तथा अन्य अफसर पक्के सिपाही और युद्ध विद्या के पूरे जानकार थे। उनको अनेक रण क्षेत्रों का अनुभव था और वे सेना को पूर्ण नियंत्रण में रखना जानते थे। यही कारण है कि 1000 सेना लेकर 20,000 विद्रोहियों का मुकाबला करने को तैयार हो जाते थे और फौजी दाव पेचों के बल पर सफलता प्राप्त कर लेते थे। रानी लक्ष्मीबाई स्त्री होते हुए भी इन बातों को बहुत कुछ समझती थी। उसने कालपी आते ही राव साहब से कहा था कि बिना सुव्यवस्था और ठीक इंतजाम से हमारी जीत कभी नहीं हो सकती। प्रबंध की उत्तमता से ही झांसी में अंग्रेजी सेना की जीत हुई है। उसके अफसर अपने काम में बड़े चतुर थे। उनके सिपाही युद्ध के मैदान में हमेशा जी खोलकर लड़ते थे। उन सब पर एक अफसर रहता था और उसी की आज्ञा से सब काम होता था। अतः जब तक आपकी सेना का इंतजाम ठीक नहीं करेंगे तब तक अंग्रेजों से कभी नहीं जीत सकेंगे। राव साहब ने रानी सलाह की सराहना की और सेना को कई भागों में बांटकर अलग अलग उनकी ड्यूटी नियत की, पर वे स्वयं इस संबंध में अनुभवहीन थे और फिर भी राजा रईसों के लड़कों की तरह अपनी योग्यता को बहुत अधिक समझते थे। इसी झूठे अहंकार के कारण वे एकाध जगह थोड़ी सफलता मिलते ही भूल जाते थे और पेशवाई के सपने देखने लगते थे। उन्होंने कई बार समय और साधन मिल जाने पर उनका उचित प्रबंध और उपयोग नहीं किया, वरन समय और साधनों की ऊपरी शान शौकत दिखाने के लिए जल से उत्सव आदि में नष्ट कर दिया। इसीलिए उनको अधिकांश स्थानों पर असफलता का ही मुंह देखना पड़ा और एक विशेष परिस्थिति बस देश में उत्साह और स्वतंत्रता की जो लहर उत्पन्न हुई थी वह बहुत थोड़ा फल दिखाकर ही समाप्त हो गई। अब इस मौके पर भी किसी नेता को यह नहीं सूझ रहा था कि आगे कौन सा कदम उठाने से हम अपनी स्थिति को मजबूत कर पाएंगे, एक बार फिर शत्रु का सामना करने की शक्ति प्राप्त कर सकेंगे। तब रानी लक्ष्मीबाई ने सम्मत दी कि अब कालपी या झांसी पर अधिकार कर सकने की बात तो स्वप्न हो गई, फिर भी हमको किसी न किसी किले का आश्रय लेना ही पड़ेगा। इसके बिना युद्ध का संचालन कभी अच्छी तरह नहीं हो सकता। इसलिए सब बातों पर सोच विचार कर मैं ग्वालियर के किले को हस्तगत करके अंग्रेजों का मुकाबला करना ठीक समझती हूँ। वह सबसे मजबूत किला है। वहाँ की फौज दिल से विद्रोही हो चुकी है। जैसे ही हम वहाँ पहुँचेंगे वह ग्वालियर नरेश का पक्ष छोड़कर हमसे मिल जाएगी। रानी की यह सलाह सबको पसंद आई और शीघ्र ही इसे कार्यान्वित करने के लिए सेना और युद्ध सामग्री एकत्रित करके विद्रोही 1 जून को ग्वालियर के निकट मोरार तक जा पहुंचे। अब वहाँ के महाराज जीवाजी राव तथा उनके दीवान दिनकर राव बड़े संकट में पड़े। अभी तक वे बड़ी चतुराई से विद्रोहियों के दबाव को तैयार भी हुए थे, पर दिनकर राव ने ही उनको सब कुछ ऊंचा नीचा समझाकर रोक रखा। अब विद्रोही सेना के आक्रमण कर देने से उनको सामने आना ही पड़ा और 7-8 हजार सेना लेकर मैदान में आए। ग्वालियर का तोपखाना प्रसिद्ध फ्रांसीसी सेनाध्यक्षों की देखरेख में बनाया और संगठित किया गया। उसकी शक्ति अब भी पर्याप्त है। उसकी मार के सामने आरंभ में राव साहब की सेना के पैर उखड़ने लगे। यह देखकर रानी लक्ष्मीबाई ने एक सेना दल को लेकर ग्वालियर की सेना पर धावा किया और उसकी हिम्मत को तोड़ दिया। बहुत से सैनिक जो पहले ही ग्वालियर नरेश की अंग्रेजों की तरफदारी की नीति से नाराज थे, उनका साथ छोड़कर विद्रोहियों से आ मिले। यह देखकर जीवाजी राव और दिनकर राव भाग खड़े हुए और आगरा पहुंचकर अंग्रेजी सरकार की शरण ली। अब राव साहब लक्ष्मीबाई तात्या टोपे आदि का ग्वालियर पर सहज में अधिकार है। वहाँ का खजाना सैन्य सामग्री विद्रोही दल को मिल गई। 3 जून को राव साहब ने फूलबाग में बड़ी शान से दरबार किया, जिसमें सब 10 सरदारों ने उनको पेशवा स्वीकार करके ताजीम की। इस अवसर पर उन्होंने खजाने का बहुत सा धन लोगों को बांटने में बर्बाद किया। इस समय भी प्रबल शत्रु की तरफ से लापरवाह रहकर उन्होंने पहली गलती को दोहराई। लक्ष्मीबाई ने उनको बहुत समझाया कि अब जबकि ग्वालियर राज्य के साधन प्राप्त हो गए हैं तो सब काम छोड़कर उन सबका उपयोग अपनी रक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने में करना चाहिए, क्योंकि अंग्रेज अधिकारी चुपचाप नहीं बैठेंगे। 16 जून को ही सर ह्यूरोज की सेना मोरार के निकट आ पहुंची। एक विद्रोही सैन्य दल उसका मुकाबला करने को भेजा गया, पर वह 2 ही घंटे में परास्त हो गया। ग्वालियर के विद्रोही सेना के कुछ अफसर रंग बदला देखकर फिर अंग्रेजों से जा मिले। यह दशा देखकर रानी जीवन मरण का ध्यान छोड़कर रण क्षेत्र में कूद गई। 17 जून को ग्वालियर से 5 मील के फासले पर कोटा की सराय नामक स्थान पर भीषण संग्राम हुआ।
रानी ने अपनी सेना की व्यूह रचना बड़ी चतुरता से की थी और वह मर्दाने वेश में घोड़े पर सवार होकर स्वयं ही उसका नेतृत्व कर रही थी। 17 जून को सुबह ही युद्ध का बिगुल बजा और घमासान युद्ध होने लगा। रानी की अलौकिक वीरता और अस्त्र संचालन की कला को देखकर सब वाह वाह करने लगे, पर उसके सब साथी अंग्रेजी सेना की गोली वर्षा से घायल होते या मरते जाते थे। रानी का घोड़ा भी कई गोलियों लगने से भाग खड़ा हुआ। भागता हुआ वह एक सूखे नाले के किनारे जा पहुंचा और उसे फादने की कोशिश करते हुए पैर फिसल जाने से गिर गया। एक सवार ने जो पीछा कर रहा था शीघ्रतापूर्वक पहुंचकर रानी पर तलवार का वार किया, जिससे चेहरे का आधा भाग कट गया। फिर भी उसने साहस न छोड़ा और पीछे फिरकर एक ऐसा हाथ मारा कि वह भी उसी जगह गिरकर मर गया। रानी के घाव से बहुत खून बह रहा था, उसका शरीर बराबर शिथिल होता जाता था। यह देख उनका एक सरदार उनको उठाकर पास ही बनी एक झोपड़ी में ले आया। उसमें बाबा गंगादास नाम के साधु रहते थे। रानी को प्यास लगी तो बाबा जी ने उन्हें गंगा जल पीने को दिया। कुछ देर बाद उन्होंने प्राण त्याग। अगले दिन उनके शव को घास के एक बड़े ढेर में रखकर आग लगा दी गई, जिससे वह भस्मसात हो गया। अंग्रेज अधिकारियों को उनके मरने की खबर कई दिन बाद मालूम हुई, जिससे वे मन महसूस कर रहे थे। अन्यथा इस वीरांगना ने उनको जिस प्रकार नाकोचने चबवाए थे, अकेले ही न मालूम उनके कितने वीरों को मौत के घाट उतारा था, उससे वे उसके ऊपर बड़ा खार खाए बैठे थे। यदि वह जीवित या मृतक किसी प्रकार उनके हाथों पड़ जाती तो वे उसकी अकथनीय दुर्दशा करते, पर वह सच्ची वीर और अपनी प्रतिज्ञा का पालन करने वाली नारी थी। उसने शत्रुओं का सामना होने पर भी कभी अपने प्राणों का मोह नहीं किया, इसीलिए वह अंत तक उनके चंगुल में ना आ सकी। किसी संस्कृत सुभाषित ग्रंथ में एक श्लोक दिया गया है कि सिंह चाहे 2-4 वर्ष ही जीवित रहे, पर उसके शौर्य की प्रत्येक प्रशंसा करते हैं, पर कौवा 100 वर्ष जीने पर भी सिवाय जूठन के और किसी श्रेष्ठ वस्तु का अधिकारी नहीं होता। यह रानी लक्ष्मीबाई के जीवन में पूर्णतः लागू होती है। वह केवल 24 वर्ष जीवित रहीं, इसमें भी जनता के सामने उनकी कार्यवाही केवल 1 वर्ष के शासनकाल में प्रकट हुई। इसी बीच उसने ऐसे काम कर दिखाए जिनकी याद आज भी ताज़ा बनी हुई है, लाखों स्त्री पुरुषों को प्रेरणा दे रही है। उनकी प्रशंसा केवल इस बात के लिए नहीं है कि वह शस्त्र संचालन में बड़ी निपुण थी अथवा अपूर्व साहसी थी। उनसे बढ़कर तलवार चलाने वाला, युद्ध क्षेत्र के बीच अकेले लड़ने वाले हजारों क्षत्रिय और राजपूत पिछले 200-400 वर्ष में हो चुके हैं। उसकी विशेष प्रशंसा इस बात में है कि उसने आरंभ में से ही अपने सामने आने वाले प्रत्येक कर्तव्य को निस्वार्थ भाव से पूरा किया और अंत में मातृभूमि के प्रति अपने कर्तव्य का पालन करने में स्वेच्छापूर्वक प्राणोत्सर्ग कर दिया। उनको अपनी अंतिम विजय की तो आशा थी नहीं, और इधर विद्रोह के प्रमुख संचालकों की योग्यता और महत्वाकांक्षाएं पर भी उनको इस महान अभियान के लिए अपर्याप्त जान पड़ी। इसलिए उन्होंने सर्वश्रेष्ठ मार्ग यही समझा कि इस विकट अवसर पर ही अपना बलिदान करके तत्कालीन और भावी देशवासियों के सम्मुख एक प्रेरणाप्रद उदाहरण उपस्थित कर दें। एक ऐसे जीवन की सराहना और कामना कौन नहीं करेगा जिसने जीवित और मृत दोनों अवस्थाओं में मृत मित्र, शत्रु और उदासीन सबकी प्रशंसा पाई हो। अंतिम क्षण तक कर्तव्य पालन पर आरूढ़ रहकर पूर्ण आत्मसंतोष प्राप्त किया है। इसीलिए कहा जाता है, बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। प्यारे बच्चों, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, यह कथन, यह सूक्ति अपने मन मस्तिष्क में हमेशा पिरोए रखिए, तभी अपने देश के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति एक अच्छे नागरिक का कर्तव्य हम निभा पाएंगे।